आइए दोस्तों, आज हम लोग भाषा के भेद पढ़ते हैं। भाषा के मुख्यतः दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहले हम लोग मौखिक भाषा देखते हैं। मौखिक भाषा हम जो भी अपने मुख से बोलते हैं, जो भी ध्वनि, शब्द, वाक्य हम लोग अपने मुख से बोलते हैं, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जो कि हम लोग जब जन्म लेते हैं तो जन्म से ही बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग रोते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि उत्पन्न होती है। धीरे धीरे जैसे हम लोग विकास करते हैं, बड़े होते हैं, वैसे सबसे पहले बोलना शुरू करते हैं। तो हम जो भी बोलते हैं वह हमारी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे हम नाच रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस समय जो आपको मैं बोल रही हूँ, जो मैं व्याख्या कर रही हूँ, वह भी एक मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। फोन पर बात करना, ये भी एक मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। अब हम लोग मौखिक भाषा के कुछ विशेष बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, देखते हैं, जो कि मुझे लगता है आप लोग के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। तो देखिए मौखिक भाषा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमारे प्रतियोगितात्मक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही लाभदायक होंगे। पहला पॉइंट, मौखिक भाषा को उच्चरित भाषा या मौखिक कहते हैं। तो मौखिक भाषा को उच्चरित भाषा पहले मैं बता दूं कि उच्चरित क्या होता है। उच्चरित जो भी हम अपने मुख से ध्वनि निकालते हैं, शब्द, वाक्य या वर्ण मुंह से बोलते हैं, जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो जो भी ध्वनि निकलती है उसको उच्चरित कहते हैं, उच्चारण कहते हैं। तो हम मौखिक भाषा को भी हम लोग उच्चरित भाषा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है उच्चरित भाषा का आधारभूत इकाई ध्वनि है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मौखिक भाषा का जो आधारभूत इकाई है, जो मेन उसका आधार है, वह ध्वनि है। ध्वनि कैसे है? हम लोग अपने मुंह से जब भी कुछ बोलते हैं तो एक ध्वनि निकलती है। जैसे आम, हम खेलने जाएंगे, हम पढ़ रहे हैं, या मैं आपको जो अभी बता रही हूँ, तो हमारे मुंह से एक ध्वनि निकलती है, एक कंपन होने पर निकल रही है ध्वनि। तो ये मौखिक भाषा की एक आधारभूत इकाई है कि उसका आधार क्या होता है? ध्वनि। जब ध्वनि निकलती है तो ये मौखिक भाषा का प्रसार होता है। अब तीसरे बिंदु को देखते हैं। मौखिक भाषा वास्तव में भाषा का अस्थायी एवं क्षणिक रूप होता है। तो पहले मैं बता दूं कि अस्थायी क्या होता है। अस्थायी मतलब जो लंबे समय तक नहीं रहता है, जो लंबे समय तक नहीं टिका रह सकता है, जो पल भर में ही नष्ट हो जाए। क्षणिक का भी वही तात्पर्य है, जो पल भर में नाश हो जाए, जो एक स्थिर लंबे समय तक नहीं टिक सकता है। तो मौखिक भाषा वास्तव में भाषा का अस्थायी रूप होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम लोग हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उसका एक सबूत नहीं है। एक लंबे समय तक उसको हम लोग भाषा को लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। अभी हमने जो भी बोला, यदि आप ही बोले कि आपने ये चीज बोला है, तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने ये बात नहीं कहा, मैं अपना सकती हूँ। तो मौखिक का एक स्थायी रूप नहीं हो सकता है, हम लंबे समय तक उस चीज को नहीं रख सकते हैं। तो इसका जो वास्तव भाषा जो क्या होता है, इसका रूप क्या होता है? क्षणिक होता है, नश्वर होता है और अस्थायी होता है, जो हम लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं। अब हम आते हैं लिखित भाषा के पर। लिखित भाषा क्या होता है? लिखित भाषा, जब हम मौखिक भाषा जो हम लोग बोलते हैं, जब उसको हम लोग लिखित रूप में लिखते हैं। मान लीजिए कोई भी बात हो, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, या हम कोई भी बात करते हैं, जब मुख से उच्चारण करते हैं और उच्चारण को एक चिन्हों द्वारा लिखित रूप में हम लोग लिख देते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा को हम लोग लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे पत्र लिखना, ये लिखित भाषा का ही उदाहरण है। हम लोग अपने नोटबुक बनाते हैं, कॉपियां बनाते हैं, उसमें जो भी हम लोग प्रश्न उत्तर लिखते हैं, वह भी एक लिखित भाषा का ही उदाहरण है। अब लिखित भाषा के भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालती हूं मैं, देखिएगा आप। ये देखिए, लिखित भाषा का इतिहास मौखिक की अपेक्षा, ये देखिए आप लोग, लिखित भाषा का इतिहास
मौखिक की अपेक्षा इतना पुराना नहीं है। मौखिक जो कि हम लोग जब जन्म लेते हैं और अपनी किशोरावस्था में बढ़ते हैं तभी बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन लिखित भाषा को सीखना पड़ता है, उसके चिन्हों को समझना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मौखिक की अपेक्षा लिखित भाषा का इतिहास इतना पुराना नहीं है। और दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु है लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण होता है। जैसे कि देखिए, उच्चरित या मौखिक भाषा का आधारभूत ध्वनि होता है, तो यहाँ पर लिखित भाषा की जो आधारभूत इकाई वो वर्ण होता है। इसलिए होता है क्योंकि हम लोग लिखित में कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जो कि हम लोग उसको लिखते हैं, तो वो जो चिन्ह होते हैं वो वर्ण के रूप में होते हैं, जैसे क, ख, ग, अ, आ। इन सभी चिन्हों को मिलाकर हम लोग उसको लिखित रूप में व्यवस्थित कर कर लिखते हैं। तो इसका आधारभूत इकाई क्या हुआ? वर्ण। अब तीसरी बात क्या है? लिखित भाषा का रूप स्थायी होता है। जैसा कि मैं बता दूं कि जो इसका रूप क्या होता है? स्थायी होता है। स्थायी मतलब होता है स्थिर। हम इसे कभी भी लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं, उसको सबूत के रूप में रख सकते हैं। इसीलिए जितने भी हमारे जो पुराने इतिहासकार हैं वो कुछ न कुछ लिख कर, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये लिखा गया है वेद व्यास और वाल्मीकि जी द्वारा। तो ये अभी भी उसी के सबूत मिलते हैं जो कि हम लोग प्रेजेंट टाइम में रामायण और महाभारत दूरदर्शन के रूप में देखते हैं। तो ये सब कहानियां बनी हुई है, लिखी हुई है, तो ये सब क्या है? लिखित है, स्थायी रूप होता है ये। तो ये हम कह सकते हैं कि लिखित भाषा का जो रूप होता है वो स्थायी होता है, जिससे कि हम जो भी अपने विचार हैं, भावनाएं हैं, वह लिखित रूप में रखकर अपने जो हमारी भावी पीढ़ी है उनको तक पहुंचा सकें, और ये अपने लंबे समय तक ये जो भाषा होती है उसको प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि ये देखिए, मौखिक भाषा का जो मौखिक भाषा होता है वह भाषा का प्रधान रूप होता है, क्योंकि यह हमारे जन्म से जुड़ा है। हम जब पैदा होते हैं तभी से बोलने की शुरुआत करने लगते हैं, तो ये हमारे भाषा का प्रधान रूप होता है। और लिखित भाषा ये भाषा का गौण रूप होता है, जो कि इसको लिखने में, इसके वर्णों को समझने में, इसके चिन्हों को समझने में हमें टाइम लगता है और हम लोग सीखते हैं। तो यह भाषा का गौण रूप होता है। मुझे लगता है कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोग को समझ में आया होगा। तो प्लीज़, यदि मेरा वीडियो आप लोग को कुछ अलग जानकारी दिया है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए। थैंक यू।